रात गहरी थी और एक सुनसान गोदाम के बाहर मध्यम लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन को भिगो रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। इस अंधेरे में दो लोग खड़े थे। एक था नेताजी, जिनका चेहरा आधा छाया में डूबा था। उनकी आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो कोई गहरा राज छिपा हो। दूसरा था रामू, एक साधारण ट्रक ड्राइवर, जिसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। नेताजी के हाथ में एक पुराना भारी सूटकेस था। नेताजी ने गहरी आवाज में रामू से कहा कि उसने जो किया उसके लिए वे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रामू ने उनकी बेटी को वापस लाकर एक बड़ा काम किया है। रामू ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया कि उसने तो बस वही किया जो कोई भी इंसान करता। उसने बताया कि नेताजी की बेटी सड़क पर घायल पड़ी थी और वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। नेताजी ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी जो रामू के रोंगटे खड़े कर गई। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने रामू को वह सूटकेस थमाते हुए कहा कि यह उसका इनाम है और अब यह बात यहीं खत्म होनी चाहिए। रामू ने हैरानी और डर के साथ सूटकेस को देखा और कहा कि वह इसे नहीं ले सकता। उसकी आवाज में कांपन था, मानो उसे अंदाजा हो कि इस सूटकेस में कुछ ऐसा है जो उसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन नेताजी ने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए रामू को धमकाया। उन्होंने कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और अगर यह बात बाहर आई तो रामू की जिंदगी का क्या होगा, इसका अंदाजा वह खुद लगा ले। रामू के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसने सूटकेस को थाम लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नेताजी के चेहरे पर टिकी थी, जो अब अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अब समय में पीछे चलते हैं 20 दिन पहले, जब यह कहानी शुरू हुई थी। स्थान है एक छोटा सा शहर, जहां नेताजी यानी माननीय रघुवीर सिंह का नाम हर गली हर नुक्कड़ पर गूंजता था। रघुवीर सिंह कोई साधारण नेता नहीं थे। उनकी आवाज में ताकत थी। उनके इशारे पर शहर थम जाता था। बाजार की चहल पहल से लेकर मंदिर के घंटों तक सब कुछ उनके कब्जे में था। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उनके दुश्मन उन्हें शैतान से कम नहीं मानते थे। रघुवीर सिंह की हवेली शहर के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ी थी, जिसके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलते थे। उनकी ताकत का राज था उनका पैसा, उनकी सियासत और उनका खौफ, जो हर किसी के दिल में बसता था। मगर इस ताकतवर शख्स की जिंदगी में एक कमजोरी थी, उनकी इकलौती बेटी अनन्या। अनन्या रघुवीर सिंह की आंखों का तारा थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बुद्धिमान और जिद्दी भी थी। हवेली की ऊंची दीवारों में पलने वाली अनन्या को दुनिया की सैर करने का शौक था, लेकिन रघुवीर सिंह ने उसे हमेशा कड़े नियमों में बांध कर रखा था। वह चाहते थे कि अनन्या उनकी बनाई राह पर चले, उनकी इज्जत और खानदान का नाम ऊंचा करे। मगर अनन्या का दिल किसी और धुन पर नाचता था। उसका दिल एक ऐसे शख्स पर आया जो रघुवीर सिंह की दुनिया से कोसों दूर था। उसका नाम था राहुल, एक साधारण परिवार का लड़का जो निचली जाति से ताल्लुक रखता था। राहुल और अनन्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल की सादगी और उसकी बातों में छिपी सच्चाई ने अनन्या का दिल जीत लिया था। मगर यह प्यार रघुवीर सिंह के लिए एक गुनाह से कम नहीं था। अनन्या जानती थी कि अगर उसने अपने प्यार की बात अपने पिता को बताई तो वे उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाज की नजरों में और खासकर रघुवीर सिंह की नजरों में यह रिश्ता एक धब्बा था। फिर भी अनन्या ने हिम्मत जुटाई और एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और चुपके से घर से भाग निकली। उसने सोचा था कि वह राहुल के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अनन्या ने अपनी कार उठाई और शहर की सड़कों पर तेजी से भागने लगी। उसका दिल जोश और डर से भरा था। वह सोच रही थी कि बस कुछ ही घंटों में वह राहुल के पास होगी और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मगर रात के अंधेरे में उसकी कार एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित हो गई। सड़क गीली थी और बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। अनन्या ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर कार पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सन्नाटा छा गया। उसी रात रामू नाम का एक ट्रक ड्राइवर उसी सड़क से गुजर रहा था। उसका ट्रक भारी सामान से लदा था और वह थक कर चूर था। मगर जब उसकी नजर सड़क किनारे पलटी हुई कार पर पड़ी तो वह रुक गया। उसने कार के पास जाकर देखा
तो एक युवती खून से लथपथ पड़ी थी। वह अनन्या थी। रामू ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने ट्रक में लिटाया। उसका दिल कह रहा था कि इस लड़की को तुरंत मदद चाहिए। रामू ने सुना था कि इस इलाके में रघुवीर सिंह का दबदबा है और उसने अनन्या के बैग में कुछ कागजात देखे जिनसे उसे पता चला कि यह लड़की उनकी बेटी है। उसने सोचा कि अगर वह अनन्या को नेताजी के पास ले जाएगा तो शायद उसे कोई इनाम मिले। रामू ने अनन्या को नेताजी की हवेली पहुंचा दिया। जहां रघुवीर सिंह ने अपनी बेटी को देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा और राहत दोनों थे। उन्होंने रामू को बुलाया और वही मुलाकात हुई जिसके साथ यह कहानी शुरू हुई थी। रामू को नेताजी ने वह सूटकेस थमाया और धमकी दी कि यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। रामू ने सूटकेस लिया और वहां से चला गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उस रात वह इतना घबरा गया था कि उसका फोन नेताजी की हवेली में ही छूट गया। अगले दिन जब वह फोन लेने वापस गया तो उसने कुछ ऐसा सुना जो उसके होश उड़ा गया। नेताजी अपनी बेटी को मारने की बात कर रहे थे। यह सुनकर रामू का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि उसने अनन्या को गलत इंसान के हाथों में सौंप दिया है। रामू की रात नींद के बिना गुजरी थी। नेताजी के साथ हुई मुलाकात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वह सूटकेस जो नेताजी ने उसे थमाया था अब उसके छोटे से कमरे में एक कोने में पड़ा था। रामू ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उसका वजन उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने नेताजी की वह ठंडी मुस्कान और धमकी भरी बातें बार बार उभर रही थीं कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मगर सबसे ज्यादा उसे यह बात सता रही थी कि उसका फोन नेताजी की हवेली में छूट गया था। रामू एक साधारण आदमी था जिसके लिए उसका फोन ही उसकी दुनिया था। उसमें उसके परिवार की तस्वीरें, उसके दोस्तों के नंबर और उसकी छोटी सी जिंदगी की हर याद थी। अगली सुबह रामू ने फैसला किया कि उसे हवेली वापस जाना होगा फोन लेने के लिए। मगर उसके दिल में एक अजीब सा डर था कि वहां जाने का मतलब है नेताजी के सामने फिर से खड़ा होना। सुबह का धुंधलका अभी छंटा भी नहीं था। जब रामू नेताजी की हवेली के पास पहुंचा, हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, मगर पीछे का एक छोटा सा दरवाजा जो नौकरों के लिए था खुला था। रामू ने चुपके से अंदर कदम रखा। उसका इरादा बस फोन ढूंढकर चुपचाप निकल जाने का था। हवेली के अंदर का सन्नाटा उसे और डरा रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और भारी पर्दों के पीछे छिपा अंधेरा ऐसा लग रहा था मानो हर कोना कोई राज छिपाए हो। रामू उस कमरे की ओर बढ़ा जहां रात को नेताजी से उसकी मुलाकात हुई थी। उसे याद था कि उसने फोन वहीं मेज पर छोड़ा था, मगर जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ये नेताजी की आवाज थी जो किसी से गुस्से में बात कर रहे थे। रामू ने दीवार के पीछे छिपकर सुनने की कोशिश की और जो उसने सुना उसने उसके होश उड़ा दिए। नेताजी किसी से कह रहे थे कि अनन्या अब उनके लिए खतरा बन गई है। वह उनके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को आदेश दिया कि अनन्या को चुपके से शहर से बाहर ले जाया जाए और फिर उसका ऐसा हाल किया जाए कि कोई उसका पता न लगा सके। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, मगर उसने खुद को संभाला और चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसे अनन्या के होने का शक था। हवेली के एक पुराने हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला लगा था। रामू ने देखा कि ताला पुराना और कमजोर है। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। वहां अनन्या एक चारपाई पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें डर से भरी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी जो कार हादसे की चोट को ढक रही थी। अनन्या ने रामू को देखा तो पहले तो वह चौंक गई, मगर रामू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने धीरे से अनन्या को बताया कि वह उसे बचाने आया है, क्योंकि नेताजी उसकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। अनन्या की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रामू को बताया कि वह अपने पिता की सच्चाई से वाकिफ थी, कि वे भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल में डूबे हुए हैं, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उसकी जान तक लेने की सोच सकते हैं।
रामू ने अनन्या को जल्दी से कमरे से बाहर निकाला। उसने हवेली के पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया, जहां कोई पहरेदार नहीं था। बाहर उसका ट्रक खड़ा था। रामू ने अनन्या को ट्रक में बिठाया और तेजी से शहर की सीमा की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल कह रहा था कि अगर वह अनन्या को नहीं बचाएगा तो उसका जमीर उसे कभी माफ नहीं करेगा। रास्ते में अनन्या ने रामू को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह राहुल से प्यार करती थी और अपने पिता के खानदानी घमंड को ठुकराकर उसके साथ भाग गई थी, मगर हादसे ने उसे वापस उसी जाल में ला फेंका जिससे वह बचना चाहती थी। रामू ने उसकी बातें सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां नेताजी की पहुंच नहीं होगी। कई घंटों की यात्रा के बाद रामू एक छोटे से गांव में रुका, जहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था। यह गांव शहर से इतना दूर था कि वहां की हवा में भी आजादी की खुशबू थी। रामू ने अपने दोस्त को सारी बात बताई और अनन्या को उसके हवाले कर दिया। उसने अनन्या को कुछ पैसे और एक नया फोन दिया ताकि वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। अनन्या ने रामू का शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वे डर के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। रामू ने अनन्या को आखिरी बार देखा और अपने ट्रक में बैठकर वापस शहर की ओर चल पड़ा, मगर उसके दिल में अब भी वह सूटकेस का बोझ था जो नेताजी ने उसे दिया था। शहर वापस पहुंचते ही रामू ने फैसला किया कि वह उस सूटकेस को खोलेगा। उसे जानना था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो नेताजी को इतना डराता है। उसने अपने कमरे में सूटकेस खोला और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सूटकेस में ढेर सारी नकदी थी, इतनी कि रामू की कई पुश्तें आराम से जी सकती थीं। साथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, चुप रहो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रामू समझ गया कि यह पैसा उसकी खामोशी खरीदने के लिए था। नेताजी ने सोचा था कि इतना पैसा देखकर रामू उनकी बात मान लेगा और अनन्या के बारे में कभी मुंह नहीं खोलेगा। रामू के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह इस पैसे को रख ले और नेताजी के डर के साए में जिंदगी गुजार दे, या फिर वह अनन्या की मदद करके अपने जमीर को शांति दे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि दूसरा रास्ता चुनने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। मगर अनन्या की आंखों में देखी गई उम्मीद ने उसे हिम्मत दी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। रामू अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा उस पैसे को देख रहा था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर उसकी आंखों के सामने अनन्या का डर से भरा चेहरा बार बार आ रहा था। वह चेहरा जो हवेली के उस छोटे से कमरे में उसने देखा था जब उसने अनन्या को बचाने का फैसला किया था। रामू को याद आया कि जब वह अनन्या को हवेली से निकालकर अपने ट्रक में बिठा रहा था, तब अनन्या ने चुपके से उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया था। उसने रामू से कहा था कि यह लिफाफा बहुत कीमती है और इसे सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना होगा। रामू ने उस वक्त जल्दबाजी में लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया था, मगर अब उसे वह लिफाफा याद आ रहा था। रामू ने अपनी जेब से वह लिफाफा निकाला जो अनन्या ने उसे दिया था। लिफाफा पुराना और थोड़ा सा फटा हुआ था, मगर उसमें जो था वह नेताजी की सत्ता की नींव हिला सकता था। लिफाफे में कुछ कागजात थे जिनमें नेताजी के भ्रष्टाचार के सबूत दर्ज थे। अवैध जमीन सौदों की फाइलें, काले धन के लेन देन के रिकॉर्ड और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की छोटी सी डिवाइस जो नेताजी और उनके गुंडों के बीच हुई गुप्त बातचीत को कैद करती थी। अनन्या ने यह सबूत कई महीनों तक चुपके से इकट्ठा किए थे, क्योंकि वह अपने पिता की काली करतूतों से तंग आ चुकी थी। उसने रामू को बताया था कि अगर वह इन सबूतों को सीबीआई तक पहुंचा दे तो नेताजी का साम्राज्य ढह जाएगा। रामू के हाथ कांप रहे थे। वह समझ गया कि यह लिफाफा सिर्फ कागज और रिकॉर्डिंग्स का पुलिंदा नहीं था, बल्कि अनन्या की उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक था। रामू के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि वह क्या करे। वह उस सूटकेस के पैसे को रख सकता था और चुप रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकता था, मगर ऐसा करने का मतलब था अनन्या के भरोसे को तोड़ना और नेताजी जैसे इंसान को और ताकतवर होने देना। दूसरा रास्ता था उस लिफाफे को सीबीआई तक पहुंचाना, मगर यह रास्ता खतरे से भरा था। रामू जानता था कि नेताजी के गुंडे और उनकी सियासी ताकत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
फिर भी अनन्या की वह बात उसके कानों में गूंज रही थी कि अगर सच्चाई की जीत नहीं हुई तो उसका भागना बेकार चला जाएगा। रामू ने अपने दिल की सुनी और फैसला किया कि वह अनन्या के भरोसे को नहीं तोड़ेगा। अगली सुबह रामू ने अपने पुराने कपड़े पहने और उस लिफाफे को अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया। उसने सूटकेस को अपने कमरे में ही छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि उस पैसे का लालच उसे कमजोर कर सकता है। वह सीधे शहर के उस दफ्तर की ओर चल पड़ा जहां सीबीआई के अधिकारी बैठते थे। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नेताजी के गुंडों की नजरें हर जगह थी, मगर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक पुराने बस स्टैंड से होता हुआ सीबीआई दफ्तर पहुंचा। वहां उसने एक अधिकारी से मुलाकात की और सारी कहानी सुनाई। उसने अनन्या का लिफाफा अधिकारी के सामने रख दिया और बताया कि यह सबूत नेताजी रघुवीर सिंह के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर सकते हैं। सीबीआई अधिकारी ने लिफाफे को खोला और उसमें मौजूद कागजात और रिकॉर्डिंग्स को देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि यह सबूत इतने पुख्ता थे कि नेताजी को बचाना नामुमकिन था। अधिकारी ने रामू का शुक्रिया अदा किया और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, मगर रामू को डर था कि नेताजी को इस बात का पता चल जाएगा। उसने अधिकारी से सिर्फ इतना कहा कि अनन्या को बता दे कि उसने उसका भरोसा पूरा किया। सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने नेताजी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें उनके कई ठिकानों पर छापे मारे गए। नेताजी की हवेली, जो कभी उनके दबदबे का प्रतीक थी, अब सीबीआई की गाड़ियों से घिरी थी। नेताजी को उनके ही घर से हथकड़ी में गिरफ्तार किया गया। वह गुस्से से चिल्ला रहे थे कि यह सब एक साजिश है, मगर सबूत इतने मजबूत थे कि उनकी सारी सियासी ताकत धरी की धरी रह गई। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग जो कभी नेताजी के सामने सिर झुकाते थे, अब उनके पतन की बातें करने लगे। अनन्या के साहस और रामू की हिम्मत की कहानियां हर जुबान पर थी, मगर अनन्या अब भी उस छोटे से गांव में थी जहां रामू ने उसे छोड़ा था। वह खबरों के जरिए अपने पिता की गिरफ्तारी के बारे में जान रही थी। उसका दिल दुखी था, क्योंकि वह अपने पिता से प्यार करती थी, मगर वह जानती थी कि सच्चाई की जीत जरूरी थी। कुछ दिन बाद रामू अपने कमरे में बैठा था, जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में लिखा था कि रामू, तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं सुरक्षित हूं और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरे पिता की काली करतूतों को भी बेनकाब किया। धन्यवाद। अनन्या रामू ने वह संदेश पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया था। उसने उस सूटकेस को खोला और उसमें रखा पैसा निकालकर एक स्थानीय अनाथालय को दान कर दिया। वह जानता था कि यह पैसा नेताजी के गलत कामों का हिस्सा था और उसे इसका कोई हक नहीं था। अदालत ने कई सालों की सजा सुनाई और उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। रामू अब अपने पुराने ट्रक के साथ अपनी साधारण जिंदगी में लौट आया था, मगर अब उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। वह शांति जो सच्चाई के लिए लड़ने से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।